हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जिससे हम स्टार्ट करेंगे इस डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। तो चलो पहले इसको फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ values of the variable set of values of the variable for which expression is defined। ठीक है, तो उन सारी वैल्यूज का सेट ले लिया जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड है। तो ये तो वैसे हम फॉर्मली पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं। जब हमने ग्राफ स्टार्ट किया था तो वहाँ पे कुछ शुरू में हमने बोला था कि ग्राफ से हम डोमेन रेंज कैसे देखते हैं, उस टाइम पे भी डिफाइन किया था। तो अभी तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनीशन। ठीक है, अब जैसे डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके डोमेन क्या होगा उसको लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ सम एक्सप्रेशंस। तो सीरियल नंबर, फंक्शन, डोमेन। हाँ, तो सीरियल नंबर 1 फंक्शंस और डोमेन। तो यहाँ पे हमने वो सारे फंक्शंस लिखे जिनका डोमेन आर होता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं। डोमेन, तो फर्स्ट में वो सारे फंक्शन सोचो जिनका डोमेन आर होगा। ठीक है, तो वो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर एक्स, या जनरल एक्सप्रेशन a रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये ठीक है, मॉड एक्स, उसके बाद एक्स का ऑड रूट 2n+1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स। इन सारे ही फंक्शंस का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी रियल वैल्यू रखो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो डिफाइन हो गई होगा। ये ठीक है, ऐसे इंटीग्रल पार्ट के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, सिग्नम एक्स के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस जिसका डोमेन आर के बराबर होगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सेकंड, मान लिया हम पहले इनवर्स को खत्म करते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो इनका डोमेन होगा -1 to 1। ठीक है, थर्ड हो गया सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनका डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, फोर्थ हो गया मान लिया log x टू द बेस a या फिर ln x, दोनों एक ही बात है। इसका डोमेन कितना हो जाएगा r+, या फिर जिसको हम लिखते हैं ओपन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ये हो गया 4। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फोर के बाद फिफ्थ, 1/x लिखा है ये, ठीक है, या 1/x का पावर कुछ भी, इवन पावर, ऑड पावर, तो इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं। इसका डोमेन कितना हो जाएगा, कोई भी वैल्यू चलेगा एक्सेप्ट 0, 0 नहीं रख सकते, बाकी सब ठीक है। ठीक है, सिक्स्थ, tan x के डिनोमिनेटर में cos आता है और sec x के डिनोमिनेटर में cos आता है, तो इसके लिए डिनोमिनेटर में जो cos है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर cot x लिखें या cosec x लिखें, इन दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो साइन 0 नहीं होना चाहिए, n π। एट्थ मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ n या फिर इवन रूट ऑफ x, तो इसके लिए नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं जिनके डोमेन को लिस्ट किया गया है। सेकंड पॉइंट हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट 1 मतलब ये वाली चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखने के लिए दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट 1 क्या है, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी डिफाइंड इन ओरिजिनल फॉर्म। ये ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम एक्सप्रेशन में कुछ मैनिपुलेशन करें और उसकी वजह से डोमेन चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक हमने लिखा tan x और दूसरा लिखा 1/cot x। ठीक है, तो tan x तो क्या हो गया, sin x/cos x। तो इसको डिफाइन होने के लिए जो डोमेन होगा tan x का, वो तो अभी हमने लिखाया था कि tan x का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, केवल π/2 के ऑड मल्टीपल छोड़ दिए। तो यहां पे तो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट π/2 का ऑड मल्टीपल। ठीक है, 1/cot x जो है ये, ठीक है, ये हमें देखने में तो शायद ऐसा लग रहा होगा ये तो tan x ही होता है, ये ठीक है, बट ऐसा नहीं है। 1/cot x में क्या है कि cot x एक तो खुद डिफाइन होना चाहिए और दूसरा cot x 0 नहीं हो सकता। तो जो 1/cot x है उसको तो आई कैन राइट डाउन 1/cos x अपॉन sin x, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिफाइन होने के लिए पहली बात तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और sin x भी 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा sin x को ऊपर ले जाए, ऊपर ले जा सकते हैं, बट फिर वहां पे मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि sin x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे नहीं ले जा सकते आंख बंद करके ऊपर। ठीक है, तो इसको डिफाइन होने के लिए ना तो cos x 0 हो सकता है क्योंकि ये 1/ के ऐसे करके लिखा है, sin x भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा है। तो उसका मतलब क्या है कि cos x 0 नहीं हो सकता तो 2n+1 इंटू π/2 नहीं हो सकता, sin x 0 नहीं हो सकता तो n π नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या है कि π/2 का ऑड मल्टीपल भी नहीं हो सकता, और n π को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2n इंटू π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये n π बन गया। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, इसने क्या बोला कि π/2 का इवन मल्टीपल नहीं हो सकता, इसने बोला कि ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो हम यही बोले ना
कि साइन एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड कॉस एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से r माइनस एन पाई बाई 2 ये डोमेन हो गया। ठीक है, तो अगर हम ऐसी कैजुअली देखें तो मेरे को लगेगा कि tan x और 1/cot x एक ही बात है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ऐसा नहीं है। अगर हमें tan x दिया है, क्वेश्चन के अंदर tan x लिखा है, तो उसका डोमेन ये आएगा। ठीक है, इसमें x बराबर पाई रखना वैलिड है, इसमें x इज इक्वल टू पाई रखना वैलिड है क्योंकि tan पाई विल बी 0। 1/cot x में x इज इक्वल टू पाई रखना वैलिड नहीं है क्योंकि sin x 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चा ऐसे हो सकता है कि ये बोले, क्यों बोले कि मैंने पाई रखा तो sin x 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया, फिर हम बोले 1/∞ 0 हो गया तो आ तो गया। ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे भी a/b लिखा है तो a/b का वैल्यू 0 केवल a की वजह से हो सकता है, b कुछ भी कर ले वो 0 नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर में ये जो 1 है ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो नीचे चाहे कुछ भी लिखाओ, दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बिकम 0, दिस शुड बी क्लियर। तो यहां पे जब हम ना डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी डिफाइंड इन ओरिजिनल फॉर्म, तो उसका मतलब यह है कि विदाउट किसी मैनिपुलेशन के हमें ओरिजिनल फॉर्म वाले एक्सप्रेशन का ही डोमेन निकालना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो अलग बात है, ये दे रखा है तो अलग बात है इन जनरल। ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 पे आते हैं। पॉइंट 2 सेज एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। ये ठीक है, कोई भी अगर अनडिफाइंड एक्सप्रेशन है उसको हमने दूसरे एक्सप्रेशन में जोड़ा तो अनडिफाइन आएगा, मल्टीप्लाई किया अनडिफाइन आएगा। तो अनडिफाइंड का कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी ऑपरेशन अनडिफाइंड ही होगा। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जैसे मान लिया मैंने लिखा रूट -x² -1, ये ठीक है, इंटू रूट x -3, ये ठीक है। एक तो हमने ऐसे लिखा, या फिर हमने लिखा एक ही रूट के अंदर -x² -1 इंटू, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, x -3 का होल स्क्वायर और x -3 का होल स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन है, ये ठीक है। पहले तो एक बार गौर से देखो कि क्या लिखा हुआ है, सोचो। अब देखो इसमें क्या है, इसका डोमेन क्या है। इस एक्सप्रेशन में यहां पे x कुछ भी रखोगे नेगेटिव ही आएगा, -x² -1, ये नेगेटिव ही आएगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर इसमें हमने x = 3 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये ठीक है। बाकी सब जगह ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस वाले केस में अगर x = 3 रखा तो ये 0 हो जाएगा और ये हमेशा नेगेटिव आएगा। 3 के अलावा ये हर समय पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, यहां पे अगर हमने x = 3 रखा तो ये तो चलो 0 हो गया और ये एक अनडिफाइंड नंबर हो गया, ठीक है। यहां पे 3 के अलावा और कुछ रखोगे तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि x = 3 रखा तो ये 0 हो गया, अब 0 × एनीथिंग इज 0, ऐसे नहीं बोलेंगे। 0 × एनीथिंग डिफाइंड विल बी 0। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो कभी भी डिफाइन नहीं है, इसमें x कुछ भी रखो। अगर x 3 रखोगे तो यही तो 0 होगा, ये थोड़ा ना 0 होगा, ये तो अनडिफाइंड नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, 5 नल सेट, ये कभी भी डिफाइन नहीं है। इसमें क्या है, इसमें चल जाएगा अगर एक ही रूट के अंदर लिखा हुआ है और x अगर 3 के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 × नेगेटिव नंबर 0 ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होगा, तो इसके डोमेन के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 0, केवल एक एलिमेंट आ जाएगा 0। तो इसमें किसी भी x के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है, ये केवल 3 के लिए डिफाइन है। 3 के अलावा और कुछ वैल्यू का मैंने 4 रखा,
तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, इसलिए बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं आया, तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी डिफाइंड इन ओरिजिनल फॉर्म। सेकंड हमने क्या बोला, एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, पॉज इट एंड नोट इट डाउन। 2 पॉइंट हो गए। चलो आगे चलते। पॉइंट 3 क्या है, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। ठीक है, हेंस हेंस 1 अपॉन इंफिनिटी इज नॉट जीरो। ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी इज नॉट जीरो, क्योंकि कभी इंफिनिटी आएगा ही नहीं। अगर हम सही से काम करें तो इंफिनिटी हमारा कभी भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, हेंस 1 अपॉन इंफिनिटी इज नॉट जीरो। सिमिलरली पॉइंट 4, 1 अपॉन जीरो इज नॉट इंफिनिटी। 1 अपॉन जीरो को हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी जीरो आ ही नहीं सकता। 0 अपॉन जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड। ये ठीक है। अच्छा, लिमिट्स वगैरह में तो हम बोल देते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो है, तो वो डिफरेंट चीज है। उसमें जो इन्फिनिटी है उसका मतलब क्या है कि वो नंबर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट है नहीं। ये ठीक है, इसलिए जो आंसर है वो जीरो की तरफ जाएगा, जीरो होता नहीं। ये ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वो जीरो की तरफ जाएगा। तो लिमिट इज ए डिफरेंट थिंग। यहां पे अगर 1 अपॉन जीरो आएगा तो अनडिफाइंड बोलेंगे, 0 अपॉन जीरो आएगा तो अनडिफाइंड बोलेंगे। ये ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सही से काम करेंगे तो कभी भी इंफिनिटी जनरेट नहीं होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। पॉइंट 5, ये तो जस्ट हमने बोल दिया, 0 इंटू एनीथिंग इज नॉट जीरो। ये ठीक है, व्हाट वी विल राइट, 0 इंटू एनीथिंग डिफाइंड। ये ठीक है, विल बी जीरो। इस पर तो जस्ट हमने अभी लिखाया था एक क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट 6, अब देखो ये बहुत परेशान करेगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज नॉट एक्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी मॉड एक्स। ये ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट इज नेवर नेगेटिव। ये शायद पता होगा, रूट 9 इज नॉट प्लस माइनस 3। ये ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट लगा रखा है इवन रूट, तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ठीक है, रादर नॉन नेगेटिव होगा। स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो रूट 9 विल बी 3। ठीक है, रूट 9 को प्लस माइनस 3 नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये वाली बात जो है वो सभी इवन रूट्स पे लागू होगी कि अगर x की पावर 2m है और 2m रूट ही है तो इसका वैल्यू मॉड x आएगा। ठीक है, बट अगर मान लिया ऑड रूट है 2m प्लस 1 और यहाँ पे भी 2m प्लस 1, तो फिर वो x आ जाएगा। जो ऑड रूट की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे लिखें 4th रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 4, तब तो मॉड x लिखेंगे। बट अगर हम लिखें क्यूब रूट ऑफ x क्यूब, तो फिर x लिखेंगे, तब मॉड नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर तो नेगेटिव चल जाएगा, इवन रूट के अंदर नेगेटिव अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो अगर हमने ऐसे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ -8, तो दिस इज वेरी वेल डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, -2, अगर ऑड रूट है तो। ठीक है,
फिर अगेन कन्वेंशन 0.8, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा गया है, मान लिया n यहां पे, तो ये लिखने का कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन देखो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों में अंतर है। इसका कन्वेंशन ये है, जब भी यहाँ n लिखा जाता है, तुमने देखा होगा यहाँ कभी तुमने 1 लिखा नहीं देखा होगा, यहाँ पे कभी 2 लिखा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं लिखा देखा था? क्योंकि कन्वेंशन है कि यहाँ पे हम केवल नेचुरल नंबर लिख सकते हैं जो 2 से बड़ा हो। ये ठीक है। फॉर दिस, ये ठीक है, मतलब इज वैलिड, ऐसे लिखना वैलिड है इफ n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 और 2 नहीं होना चाहिए। सही है, बाय कन्वेंशन। यहां पे ऐसे 1 नहीं लिख सकते, यहां पे ऐसे 2 नहीं लिख सकते। ये ठीक है, मान लिया n अननोन है, हमने उसके लिए सॉल्व किया और आगे जाके n का वैल्यू 2 आ जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो n इंटीजर ही होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए और 2 से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब यहाँ 3, 4, 5, 6 ये सब चलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में उठता है क्यों? तो वही तो होता है, कन्वेंशन है, ऐसे लिखने का कन्वेंशन है, ऐसे ही डिफाइंड है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा x रेशो हुआ 1/n, तो फिर यहां पे n कुछ भी रख सकते हैं, इंटीजर रखो, ये ठीक है, रैशनल नंबर रखो, 3/5 रख दें, नेगेटिव रखें, सब चलेगा। या नेगेटिव नहीं चलेगा, 2/5 नहीं चलेगा, केवल नेचुरल नंबर चलेगा और नेचुरल नंबर में भी 1 और 2 नहीं चलेगा, 3 या उसके आगे ही चलेगा। ऐसे लिखने में n कुड बी एनीथिंग। ये ठीक है, n पॉजिटिव, ये ठीक है, नेगेटिव, रैशनल, ऑल आर वैलिड, सब चलेगा। अगर हमने x रेशो का 1/n लिख दिया, अब फिर कोई बच्चा सोचेगा ये दोनों चीज बराबर ही तो होता है। अबे यही तो समझा रहे हैं कि बराबर नहीं होता। ये एक्सप्रेशन लिखने का कन्वेंशन में n को हमें केवल नेचुरल नंबर ही लिखेंगे, वो भी 1 और 2 नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा है तो वी कैन राइट एनीथिंग, यहां चल जाएगा। ठीक है, 0.9, ठीक है, फॉर रूट a टू बी डिफाइंड। ये ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर a लिखा है, a मतलब एनीथिंग, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a शुड बी डिफाइंड। वैसे तो इतना लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन आएगा उसमें a तो डिफाइन होगा ही होगा, तभी आंसर आएगा। बट फिर भी a खुद डिफाइन होना चाहिए और a नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये तो पहले से पता होगा, जस्ट मैं ऐसे ही लिखा रहा हूं कंप्लीशन के लिए। 0.10 फॉर log a b टू बी डिफाइंड। क्या क्या कंडीशन आता है? a पॉजिटिव होना चाहिए एंड b पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता। ये ठीक है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, ये तो 11th में पढ़ा होगा वापस। लॉग के डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस 1 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नोटेड डाउन। पॉइंट कितना हो गया? 10। फिर 0.11 डोमेन ऑफ fx प्लस माइनस gx, fx into gx will be intersection of domains of
एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा है तो उसको डिफाइन होने के लिए एफ प्लस जी को डिफाइन होने के लिए दोनों को डिफाइन होना पड़ेगा। एफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, जी एक्स भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए एंड जी एक्स भी डिफाइन होना चाहिए। तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो हमने एफ का डोमेन निकाला, जी का डोमेन निकाला एंड उसका इंटरसेक्शन ले लिया। ये ठीक है। अभी इसमें हमने एफ अपॉन जी अलग कर दिया, तो डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी, ये ठीक है। इसमें भी ऐसे आएगा कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ये ठीक है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डोमेन क्या होगा? एफ एक्स का डोमेन निकाला, जी एक्स का डोमेन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। बट इसमें एक एडिशनल कंडीशन और क्या आएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन ऑल एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये ठीक है। अदरवाइज डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। अगर जी एक्स की वैल्यू जीरो है तो वो वैल्यू तो डिफाइन है ना, जी एक्स तो डिफाइन है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए वो हटा दिया, ये ठीक है। इसलिए ये आएगा पॉइंट 13। टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये ठीक है। एज ए थंब रूल वी मूव आउटसाइड टू इनसाइड, ये ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि मान लिया मेरे को एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। और ये थंब रूल है, ये ऐसे कोई मैथमेटिकल रूल नहीं कि ऐसे ही करेंगे। कुछ बहुत कम क्वेश्चन में, मतलब 1-2% क्वेश्चन में अंदर से अगर चालू करें तो जल्दी आंसर आ सकता है, ठीक है। बस 1-2% क्वेश्चन में, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डोमेन के 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्विंग, ये ठीक है। डोमेन के जितने भी क्वेश्चन है 90% ऑफ द क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ रहा होगा, ये ठीक है। अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने लिखा एफ ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एफ कहाँ कहाँ पे डिफाइन है। अब मान लिया एफ 2 या उसके आगे ही डिफाइन है, तो उसका मतलब है कि जो बाहर फंक्शन एफ लिखा है उसकी वजह से अंदर जो आर्ग्यूमेंट आया उसके ऊपर एक कंडीशन इंपोज हो जाएगा कि जो जी एक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये ठीक है। तभी एफ डिफाइन होगा। अब ये कंडीशन इंपोज करते ही क्या हुआ कि इनइक्वालिटी जनरेट हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द डोमेन। तो क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। अब मान लिया एफ हमेशा डिफाइन है। हमेशा डिफाइन का मतलब क्या है कि इसको कोई टेंशन नहीं है, अंदर इसके कुछ भी आए। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको छुपा लिया, फिर हम अंदर आ गए। अब हमने देखा कि जी एक्स को कहाँ कहाँ दिक्कत है, ये ठीक है। तो ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आते चले गए, जहाँ कोई दिक्कत इंट्रोड्यूस होगी उसी जगह पे एक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगा। उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। और हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस भी देख सकते हो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। बस उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमने लिखा e रेज टू पावर tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ये जो लिखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये अलग चीज है। ये तो हो गया एफ एक्स एंड जी एक्स का प्रोडक्ट। ये लिखा है एफ ऑफ जी एक्स, इसमें x को निकाल के जी एक्स रख दिया है हमने f की डेफिनेशन में। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। और ये वाली जो चीज है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कॉम्पोजिट फंक्शन में हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो जैसे ये जो एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले हमें कौन मिला? e। तो हम ये सोचेंगे e रेज टू पावर x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है।
तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। ई रेस्ट पर एक्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर में कुछ भी लिखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, इररेशनल, रैशनल, एवरीथिंग इज डिफाइंड, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका बस आर्ग्यूमेंट डिफाइन रहे, इसको कोई टेंशन नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको छुपा लिया। अब मिला कौन हमें, tan इनवर्स। tan इनवर्स का डोमेन भी आर होता है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमने ऐसे बनाया था, तो ये तो पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, तो इसका डोमेन तो कितना हो गया, आर। उसका होना क्या कि tan इनवर्स एक्स को भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बोलेगा कि बस अंदर डिफाइन हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो इसको कोई टेंशन नहीं है, हमने इसको बाईपास कर दिया। tan इनवर्स एक्स को कोई टेंशन नहीं है, इसको बाईपास कर दिया। अब कौन मिला, sin इनवर्स एक्स। तो sin इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए x -1 से 1 तक जा सकता है, ये ठीक है। sin इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए अभी लिखाया था हमने डोमेन, x -1 से 1 तक जाना चाहिए, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो कितना हो गया, -1 से 1। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, अगर हम उल्टा लिख दें, साइन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, ठीक है। चलो एक और लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। इन क्वेश्चन में अंतर क्या है, देखो ये तो हो गया प्रोडक्ट, साइन इनवर्स एक्स अलग है और ई रेस्ट पावर एक्स इंटू में अलग है, मतलब ये फंक्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो f इंटू जी के लिए तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स और जी एक्स का डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आएगा, -1 to 1, ये ठीक है। इसका डोमेन क्या आएगा, -1 to 1। ई रेस्ट पावर एक्स का डोमेन क्या आएगा, r। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है, वो इस पूरे का डोमेन होगा, तो वो कितना होगा, -1 to 1, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया, ये तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट आ रहा है टू फंक्शंस का। यहां पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें बाहर कौन मिला, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या कोई दिक्कत होता है, तो बिल्कुल होता है। साइन इनवर्स एक्स जब ही डिफाइन होगा जब उसके अंदर वाला नंबर -1 और 1 के बीच में हो, ठीक है। तो इसके कंसिडरेशन से ई रेस्ट टू पावर एक्स -1 एंड 1 के बीच में आ गया, इट शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। अब ये हमारी एक इनइक्वालिटी आ गई, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर मान लिया इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका मतलब है कि 11th में शायद हमने इनइक्वालिटी ढंग से सॉल्व करना सीखा नहीं है, तो अब सीखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, इसको हम बाईपास नहीं कर सकते। ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो हमें आनी चाहिए। तो अभी लेक्चर देख डालो, अगर मान लिया इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। इसको वैसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी इसी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स, ठीक है। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स एंड y इज इक्वल टू 1, 3 ग्राफ खींचे, ठीक है। तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, ये हो गया y बराबर ई रेस्ट टू पावर एक्स, y इज इक्वल टू 1, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगा, और y इज इक्वल टू -1 ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो बीच वाला कर्व है वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, इसके बीच में रहना चाहिए ये y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स। तो ये वाला ग्राफ बीच में रहना चाहिए, तो बस यहीं तक आ सकता है, इसके बाहर तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये इधर ऑफकोर्स ये -∞ तक जा रहा है, इधर सही है। अब ये जो पोर्शन है ये हमने पहले बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। तो ये जो पोर्शन आया इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आई, देखो ये ऑफकोर्स 0 है, ये 1 है, तो हम आंसर ऐसे नहीं बोलेंगे 0 से 1, 0 से 1 तो y की वैल्यू है,
सोल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, आई एम सपोज टू फाइंड एक्स, और एक्स तो हम एक्स एक्सेस पे देखेंगे, तो इस डायग्राम के हिसाब से सोल्यूशन कितना आएगा, ये पूरा ग्राफ, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा क्या, तो आंसर इज हाँ, क्योंकि यहां पे इक्वल्स टू लिखा है, इक्वल्स टू लिखा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा इसमें। तो इसलिए ये इंटरवल कहां से चालू होगा, माइनस इन्फिनिटी से, कहां तक आएगा, एक्स की वैल्यू 0 तक आएगा, 1 नहीं, 1 तो वाई की वैल्यू है, एक्स का वैल्यू ऐसे देखेंगे ना कि कहां तक जा रहा है, 0 तक। तो इसलिए इसका सोल्यूशन कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड, यही डोमेन हो गया इस फंक्शन का, ठीक है, इसी को सॉल्व करें। तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय कि आउटसाइड टू इनसाइड जाने का मतलब क्या है वो समझाया जा रहा है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो 13 पॉइंट्स हो गए। P40 क्या है, फॉर fx रेज टू पावर gx टू बी डिफाइंड fx शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर f रेज टू पावर g लिखा है तो उसको डिफाइन होने के लिए जो बेस है f वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, अगेन बाय कन्वेंशन। देखो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बट वो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मान लिया समथिंग रेज टू पावर दूसरा फंक्शन ऑफ x लिखा है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर हमने, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर हमने बोला कि एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है तो इसको डिफाइन होने के लिए f पॉजिटिव होना चाहिए। ये ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये याद कर लिया। एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ा सा दिया जाएगा, नहीं समझ में आया तो ऐसे ही रट्टा मार लिया। ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि f रेज टू पावर g को डिफाइन होने के लिए f पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चे क्या लॉजिक देंगे, वो बोलेंगे कि अगर मान लिया f जो है वो -3 हो जाए और g जो है वो 2 हो जाए तो -3 की पावर 2 9 आ गया, क्या दिक्कत है, ये भी तो डिफाइन है। तो आई विल से कि सही बात है, ये डिफाइन है, बट एज ए फंक्शन जब हम डिफाइन करेंगे तो f रेज टू पावर g में f को पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, जो तुम लॉजिक दे रहे हो उस लॉजिक से तो log, अगर मान लिया मैं ऐसे लिखूं log -8 -2, ये ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड ऑफ कोर्स, ये ठीक है, ये तुम तुरंत मान लोगे कि हाँ ये अनडिफाइंड है। बट इसमें तुमने क्या नहीं समझा कि जो log की डेफिनेशन है कि ये वो नंबर है जिसको अगर हम -2 पे रेज करें तो -8 आ जाएगा, तो उस हिसाब से इसका आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि -2 पे क्यूब रेज करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये भी डिफाइंड है, उस डेफिनेशन के हिसाब से। बट ऐसे बोलते नहीं ना, हम बोलते हैं कि चलो कहीं कहीं भले ही डिफाइन हो जाए, बट log a टू द बेस b को डिफाइन करने के लिए a और b पॉजिटिव ही रखेंगे। ये ठीक है, तो उसी तरह की चीज़ यहाँ पे है कि f रेज टू पावर g में हो सकता है कि x की कुछ वैल्यू के लिए f(x) अगर नेगेटिव है तो भी डिफाइन हो जाए, बट नहीं, अगर f रेज टू पावर g हमने एज ए फंक्शन डिफाइन कर रखा है
एंड अगर जी एक्स, ये ठीक है, जी एक्स वाला जो पार्ट है वो कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, उसमें एक्स कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो एफ को पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा बाय कन्वेंशन। बात कहीं कहीं डिफाइन हो जाए तो होने दो, हम तो क्या बोलेंगे, एफ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई मेरे से बोले कि डोमेन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एक्स, तो हम क्या बताएंगे, इज आर प्लस, ये जो अंदर एक्स लिखा है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बस दो अगर हमने ऐसे लिखा -1 रेज़ टू पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, अगर हम बोलेंगे इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन आर है, इसमें एक्स कुछ भी रखो, यहां पे तो एक इंटीजर ही आएगा, तो -1 की पावर इंटीजर इज डिफाइंड, ये ठीक है, दिस इज डिफरेंट थिंग, तो इसका डोमेन क्या है, आर। ठीक है, बट अगर बेस में भी फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हो, पावर में भी फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हो, तो उसमें को हम डिफाइंड कब बोलेंगे, जब बेस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई नो कुछ बच्चों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, बट कर जाओ हजम। ठीक है, फिर आते हैं P15 पे, एंड दैट इज फॉर NCR टू बी डिफाइंड, ये ठीक है, अब ये बाइनोमियल वाली चीज होगी, बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड r जो है वो होल नंबर होना चाहिए। NC 0 तो चलेगा, यहाँ तो 0 आ सकता है, ये ठीक है, ऊपर नेचुरल नंबर आना चाहिए, एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होना चाहिए, ये कंडीशन, ये ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r होना चाहिए। सो नोट इट डाउन। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं 16 कि अगर ऐसे लिखा है A/B/C, मान लिया ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे AC/B। अगर हम C को ऊपर ले गए हैं तो आई हैव टू राइट साथ में C इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे मेरे को लिखना पड़ेगा कि ये कंडीशन है कि अगर हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर ले जाएं तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने √AB लिखा तो दिस इक्वल्स टू √A इंटू √B। ठीक है, अब इसमें तुम कॉम्बिनेशन सोच लो, अगर देखो A और B दोनों पॉजिटिव हुआ, ये ठीक है, तो ये चल जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर A और B दोनों नेगेटिव हुआ तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, बट राइट हैंड साइड पे ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे ब्रेक करने के लिए A इंटू बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिट एंड नोटेड डाउन। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट कोसेक एक्स, दूसरा 1/, पहले तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन करें, फिर अभी आएंगे 1/,
कोसेक एक्स, फोर्थ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिफ्थ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2, सिक्स्थ रूट एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स, सेवेंथ रूट एक्स माइनस 1 एट्थ 1 अपॉन लॉग एक्स 5, ठीक है, नाइन्थ लॉग एक्स 5, टेंथ साइन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, 11th ट्वेल्थ थर्टींथ ठीक, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. I am directly going ahead with the solution. ठीक है, आंसर फर्स्ट तो कोसेक एक्स है, तो कोसेक तो अभी हमने बोला था कि कोसेक को डिफाइन होने के लिए साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका तो जो आपने लिस्ट लिखा है तो उसमें सीधा सीधा बोला था r माइनस एन पाई जी. ठीक है, साइन एक्स के लिए 0 कहाँ पे होती है, एन पाई पे, तो उस एन पाई को हटा दिया, बाकी कुछ भी होता है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स, सेम चीज़ है. 1 अपॉन साइन एक्स को हम एनालिसिस कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में 1 लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स लिखा है, तो एक तो साइन एक्स डिफाइन होना चाहिए, तो साइन एक्स तो हमेशा डिफाइन आर में डिफाइन होता है. दूसरा साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब x बराबर एन पाई नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर भी r माइनस एन पाई आ जाएगा. अच्छा, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है. अगर हम बोले कि r माइनस एन पाई, तो उसका मतलब क्या है कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट एन पाई, और यहाँ पे हमने सीधा सीधा मना कर दिया कि x एन पाई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो. ठीक है. थर्ड 1 अपॉन कोसेक एक्स, ये ठीक है. तो देखो 1 अपॉन कोसेक एक्स को साइन एक्स नहीं लिखेंगे, पहली बात तो 1 अपॉन कोसेक एक्स को कैसे बोलेंगे, पहली बात तो कोसेक एक्स 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कोसेक 0 होता ही नहीं है, कोसेक की वैल्यू तो या तो 1 या 1 से बड़ी होती है या -1 से पहले पहले होता है, बीच में -1 से 1 के बीच में तो आता ही नहीं है, तो उसकी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है. डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. ठीक है. दूसरा क्या है कि कोसेक एक्स खुद डिफाइन होना चाहिए, तो कोसेक एक्स खुद डिफाइन होने के लिए r माइनस एन पाई होना चाहिए, तो यहाँ पे भी बस r माइनस एन पाई हो गया. ठीक है, दो कंडीशन लिखा, एक तो डिनोमिनेटर की वजह से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो दैट वी हैव सेड कि वो होगा ही नहीं कभी भी. दूसरा हमने बोला कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी है वो खुद डिफाइन होनी चाहिए, तो वो एन पाई पे डिफाइन हो चाहिए, एन पाई को छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइन हो चाहिए. ठीक है, कोसेक एक्स कहाँ पे अनडिफाइन होगा, जहाँ पे साइन को दिक्कत होगी. ये ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये समझाना चाहिए कि 1 अपॉन कोसेक एक्स
एंड साइन एक्स। साइन एक्स अलग चीज़ है, 1 कोसेक अलग चीज़ है, ये ठीक है। कोसेक 1 कोसेक एक्स का तो डोमेन ये हो गया, जबकि साइन एक्स का डोमेन आर होता है। साइन एक्स तो हमेशा डिफाइन है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फोर्थ फिर क्या आया, रूट ऑफ x माइनस 1/(x-2)। तो ये रूट ऑफ x माइनस 1/(x-2) कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें मिला स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वजह से अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इस जैसे हम बोलते हैं ना आउटसाइड टू इनसाइड, तो जब हमने आउटसाइड से चलना चालू किया तो हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट के दर्शन हुए। स्क्वायर रूट क्या बोलेगा कि सब कुछ ठीक है, अंदर जो चीज़ है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसी बात को हमने मैथमेटिकली लिख दिया कि x माइनस 1/(x-2) नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एक इनइक्वालिटी आ गई जिसको सॉल्व करना 11th के सिलेबस का पार्ट है, ये ठीक है। अब चाहे इसको तुम वेवी का मेथड बोलो या कुछ भी बोलो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -∞ से 1 क्लोज्ड यूनियन 2 ओपन से इन्फिनिटी, ये ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 1 2 प्लस तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है प्लस, ये वाले प्लस वाले इंटरवल आ गए, इक्वल्स टू 0 मतलब केवल न्यूमरेटर वाला रूट आएगा 1, 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 पे तो डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में और फोर्थ में अंतर क्या है कि फोर्थ को तो हम बोलेंगे एक ही रूट के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, तो रूट की वजह से हम क्या बोलेंगे, जो भी अंदर आया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिफ्थ में क्या है, ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, तो इसको डिफाइन होने के लिए, न्यूमरेटर को डिफाइन होने के लिए हम क्या बोलेंगे, ये तो मतलब इस तरह की चीज होगी fx/gx। तो fx डिफाइन होना चाहिए, gx डिफाइन होना चाहिए, मतलब fx का डोमेन निकाला, gx का डोमेन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, एंड gx 0 नहीं होना चाहिए। तो x-1 इसको डिफाइन करने के लिए, रूट x-1 को डिफाइन करने के लिए x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हो गया f का डोमेन अपॉन g का डोमेन। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है रूट x-2, उसको डिफाइन होने के लिए एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो x-2 के रूट को डिफाइन होने के लिए, वैसे तो देखो केवल रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है कि ये डिनोमिनेटर में भी है तो 0 भी नहीं चलेगा। अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में है एंड रूट है, इन दोनों को एक साथ कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि x-2 इक्वल टू हटा दिया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब इसकी वजह से आंसर कितना आ जाएगा, 1 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, एंड इसकी वजह से आंसर आ जाएगा 2 ओपन से इन्फिनिटी। इन दोनों का इस एंड की वजह से इंटरसेक्शन, कॉमन सोल्यूशन। तो वो कॉमन सोल्यूशन कितना आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यही कॉमन है, 2 से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा, ये डोमेन आ गया। तो दिखने में तो एक जैसी चीज लग रही है कि ये दोनों रूट मिला दिए, बट दोनों एक जैसी चीज नहीं है, दोनों के डोमेन अलग अलग है। सही है, तो नोटेड डाउन। तो हमारे कहाँ तक हो गया, 5th तक। अब आते हैं 6th में। 6th और 7th भी एक ही तरह की चीज़ है कि 6th के अंदर तो एक ही रूट लिखा गया है, तो उस रूट की वजह से क्या होगा, इस स्क्वायर रूट की वजह से क्या होगा, जो भी अंदर लिखा है उसको सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। तो x-1 इंटू 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पलट लें तो आ जाएगा x-1 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब वही वेवी का मेथड या जो भी नाम से जानते हो, सोल्यूशन हमारा आ जाएगा 1 क्लोज्ड से 3 क्लोज्ड, यही डोमेन हो गया, ये ठीक है, ये x का सोल्यूशन भी और यही डोमेन।
बेसिकली मेरे को तो x की वैल्यू ही बतानी है ना कि ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या होगा, 7th क्वेश्चन को वी विल ट्रीट एज फंक्शन इनटू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो दोनों इंडिविजुअली डिफाइन होने चाहिए। तो पहले वाले रूट की वजह से तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जब भी डिफाइन होगा जब इसके अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरे रूट की वजह से 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 1 से इंफिनिटी, एंड यहां से आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 3 क्लोज्ड। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इसने बोला 1 के आगे, इसने बोला 3 से पहले, तो दोनों ने मिलके क्या बोला, इंटरसेक्शन मतलब कितना हो गया, x बिलोंगिंग टू 1 से 3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि देखो यहां पे 4th और 5th में अलग अलग डोमेन आया। इसका तो आया माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसका डोमेन आया केवल 2 से इंफिनिटी। तो रूट अलग अलग ब्रेक करने से आंसर चेंज हो गया। इन दोनों में चेंज नहीं हुआ, इसका भी 1 से 3 आया और दूसरे का भी 1 से 3 आया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना, उसको पहचानने का तरीका ये कि पहले हमने ये दोनों कराया, फिर ये दोनों लिख के पूछ लिया ऐसे कि इन दोनों का डोमेन सेम आएगा या नहीं आएगा। तो 90% बच्चे क्या बोलेंगे, सेम ही आएगा। उन्हें लगता है अभी तो डिफरेंट आया था, बट और भी चीज़ का फर्क पड़ता है। यहाँ पे दोनों एक पॉजिटिव कोफिशिएंट था, यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो मतलब ऐसे कोई रट्टा मारने की बजाय वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में देखो 1 अपॉन लॉग लिखा है, तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे। न्यूमरेटर वाला 1 है, सीधा साधा है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो ऐसे लिखा रहेगा, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमें लॉग का टर्म मिला, तो देखो हम दो चीज़ बोलेंगे, एक तो लॉग है, एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर की वजह से टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो log 5 टू द बेस x 0 कब होगा। अगर किसी भी बच्चे ने थोड़ा सा भी log पढ़ा है तो ये समझ में आना चाहिए कि log 1 0 होता है, तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि log 5 लिखा है, बेस कुछ भी लिखो 0 आएगा ही नहीं। तो डिनोमिनेटर की तरफ से वो जो टेंशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो तो होगा ही नहीं अपने आप। ये ठीक है। अब दूसरी चीज़ पिक्चर में आती है, वो क्या आती है कि जो भी log का टर्म है वो खुद डिफाइन होना चाहिए। तो log 5 टू द बेस x डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो है। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। एंड बेस पे कंडीशन हो जाता है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 8th में क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव होना चाहिए बेस, एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो 0 के आगे और 1 छोड़ दिया, तो 0 के आगे 1 पड़ेगा क्या, आंसर इज हाँ, 0 के आगे 1 आएगा, तो उसको हटा दिया। तो इसको लिखने का देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हम बोल दें 0 से इंफिनिटी बैरिंग 1 निकाल दिया, ये ठीक है। या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका कितना हो गया, 0 से इंफिनिटी ओपन इज नथिंग बट r प्लस, ये ठीक है, पॉजिटिव रियल में से 1 निकाल दिया, ये दूसरा तरीका हो गया। या फिर तीसरा तरीका क्या हो गया कि हम ऐसे लिख दें ओपन 0 से ओपन 1 यूनियन ओपन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये एक ही चीज लिखा जा रहा है बार बार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा डोमेन हो गया। 8th क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हाउ मच वी हैव कवर्ड 8th।
ठीक है, अब नाइन्थ पे आ जाते हैं। नाइन्थ क्या है, लॉग एक्स टू द बेस 5, सीधा सीधा लॉग का टर्म है, तो चलो इधर ही लिखते हैं नाइन्थ। ये ठीक है, नाइन्थ में क्या है, लॉग का सीधा सीधा टर्म है, तो क्या होगा, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो 5 पॉजिटिव है, ऐसे दिख रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो 5 1 होगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 5 का मूड करे तो आज 1 हो गया कल 5 हो गया, वो भी नहीं होगा। तीसरा, जो x है आर्ग्यूमेंट है वो 1 तो हो सकता है, ऑफ कोर्स log 1 0 होता है, बस ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस यही कंडीशन आया तो डोमेन सीधा सीधा r प्लस हो गया। r प्लस का मतलब क्या है कि ओपन 0 से इंफिनिटी, सीधा सीधा यही आंसर आ गया हमारा r प्लस। ठीक है, अगर देखो इससे पहला जो क्वेश्चन लिखा था उसमें क्या लिखा था, 1/log5 टू द बेस x। तो log में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उस फॉर्मूले से तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये ठीक है, मतलब ऐसे लिखो, अगर मैं x और 5 को इंटरचेंज करूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है log x 5, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, बट नहीं। ये ठीक है, इन दोनों के डोमेन में अंतर है, यहाँ 1 रखना अलाउड है, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो log 1 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ बेस में 1 रखना अलाउड नहीं है। सही है, बेस में 1 आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10th में साइन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स का मतलब क्या है कि ये तो f प्लस जी टाइप चीज हो गई। ठीक है, तो f का डोमेन -1 to 1, इंटरसेक्शन g का डोमेन r, ई रेस्ट पे x का डोमेन क्या होता है, r होता है, उसमें तो कुछ भी रखो हमेशा डिफाइंड है, और fx का डोमेन कितना हो गया, -1 to 1, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 to 1। आंसर मतलब यही डोमेन है। ये हमारा 10th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कौन मिला, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की वजह से जो भी अंदर चीज लिखी है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो बात हम कर रहे थे कि किसी भी तरह की लॉग का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम जगह वो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिर हो गया इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कन्वर्ट। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इसको आई कैन राइट डाउन x² -9 लेस देन और इक्वल टू 0, और उसका सोल्यूशन -3 to 3 आ जाएगा, यही आंसर। ये ठीक है, ये वापस वैसे ही फैक्टराइज हो जाएगा, x - 3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, फिर वही -3 3 प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, ये वेवी कर्व मेथड से। अब आता है 12th क्वेश्चन, उसमें क्या है, कोसेक इनवर्स x/x+1। ठीक है, कोसेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको देखो ऐसे बोल सकते हैं, कोसेक इनवर्स का डोमेन एग्जैक्टली वही होगा जो कोसेक x का रेंज होगा, या जो कोसेक थीटा का जो रेंज होता है। ये ठीक, कोसेक थीटा कौन कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो जो कोसेक है उसका जो रेंज होगा वो कोसेक इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है वो या तो -1 से छोटा होना चाहिए, ये ठीक है, -1 या -1 से छोटा है चलेगा, या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें जैसे साइन इनवर्स लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि x -1 एंड 1 के बीच में होना चाहिए, वहाँ तो एंड यूज़ करते हैं कि -1 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 से छोटा होना चाहिए। -1 से बड़े होने का मतलब ये नहीं कि वो चलता चला जाए और इन्फिनिटी तक पहुँच जाए, इधर कंडीशन है कि x के भी 1 के भी इधर होना चाहिए, तो वहाँ तो हम एंड लगाते हैं, यहाँ पे ऑफकोर्स और लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, पता नहीं कब एंड लगाते हैं कब और लगाते हैं। तो तुम ध्यान से सुनो कि ये वाली जो चीज़ है वो या तो 1 और 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, या फिर
या फिर मतलब आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन कि ये हो जाए तो भी चलेगा, ये हो जाए तो भी चलेगा। तो जो भी x अपॉन एक्स प्लस वन के अंदर है वो या तो -1 से छोटा हो और x अपॉन एक्स प्लस वन 1 से बड़ा हो जाए, दोनों चीज चलेगा। देखो इन दोनों के बीच में एंड तो आ ही नहीं सकता, थोड़ा सा भी हम दिमाग पे जोर डालें तो ये समझ में आ जाएगा एंड तो आ ही नहीं सकता। कोई नंबर ऐसा थोड़ा हो सकता है कि -1 से छोटा भी हो जाए एंड 1 से बड़ा भी हो जाए, एक साथ कैसे पॉसिबल है? अगर इसके बीच में एंड आएगा तो विदाउट सॉल्व किए बोल सकते हैं 5, कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं कि जो -1 से छोटा होते हुए 1 से बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अब इसको सॉल्व कर लिया, -1 को उधर ले गए तो x अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। ये मेरे को समझ में आना चाहिए कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, 11वीं वाली चीज़ें हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। इसमें 1 इधर ले गए x अपॉन एक्स प्लस वन -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या 1 अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर तो आ जाएगा, ये नेगेटिव होना चाहिए तो -∞ से -1। ठीक है, ये क्लोज नहीं आएगा ऑफकोर्स क्योंकि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे इक्वल्स टू भले ही हो बट -1 थोड़ा रख सकते हैं इसमें। -1 पे क्लोज लगाने का मतलब क्या है कि हम ये बोलें कि -1 रख लो, और जबकि -1 रखा तो डिफाइन नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसका तो ये आया। इसका आंसर क्या आएगा? एक रूट -1 है, एक रूट -½ है, तो प्लस माइनस प्लस नेगेटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू -1 से -½ क्लोज्ड। अगर यहाँ इक्वल्स टू का साइन है तो न्यूमरेटर वाले पे क्लोज आएगा, तो इसलिए यहाँ क्लोज आएगा, -1 पे तो आ ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में यू आर हैविंग एन ऑप्शन, मतलब यूनियन। तो आंसर ऐसे आ जाएगा -∞ से -1 ओपन यूनियन -1 ओपन से -½ क्लोज्ड। ये हमारा क्या गया? डोमेन ऑफ 12th क्वेश्चन। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन तक मतलब यहां तक वी हैव सॉल्व्ड। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 में लॉग का टर्म लिखा हुआ है तो कंडीशन लिख लिया सारा। आर्ग्यूमेंट जो है 2x + 3 वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन होता है ना कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव प्लस बेस 1 नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या आ जाएगा? x एंड x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी, एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, तो -3/2। एक मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये ठीक है, ये तो 11वीं की चीज़ें हैं, 11th में इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला? -3/2 के आगे, तो इसके आगे चलेगा। इसने क्या बोला कि 1 के आगे चलेगा। इसने क्या बोला? सब कुछ चलेगा बस 2 छोड़ दो। बस सब कुछ चलेगा बस 2 छोड़ दो। ठीक है, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों के बीच में कॉमन, ये कॉमन आएगा नहीं, यहाँ तो है ही,
ये पार्ट कॉमन आएगा, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, 1 जो है वो इन दोनों जगह तो है बट इसने मना कर दिया। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा फाइनली 1 से 2 ओपन यूनियन 2 ओपन से इंफिनिटी। ये हो गया इसका। ठीक है, अब तो सिमिलर क्वेश्चन है 14, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, x+1 पॉजिटिव एंड x² + 1 पॉजिटिव एंड x² + 1 इज नॉट 1। ठीक है, कर लो सॉल्व। ये बोलेगा कि x -1 से बड़ा एंड x² + 1 > 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर तुम सोच रहे हो कि -1 और 1 आएगा पिक्चर में, तो नहीं, वो तो x² -1 होता तब रूट +- बनाते। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि x² कभी नेगेटिव होगा नहीं, 0 या पॉजिटिव होगा। उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो और बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये वाली वैल्यू तो 1 या उससे भी बड़ी हो गई। ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि ये तो हमेशा ही सही है। अगर ये 1 या 1 से बड़ा आएगा तो इसका सोल्यूशन तो x बिलोंग्स टू r हो गया, इट इज ऑलवेज ट्रू। एंड 1 1 कैंसिल कर दिया, तो इसने क्या बोला कि x² 0 नहीं होना चाहिए। तो x² 0 कहाँ पे हो सकता है? केवल 0 पे। तो इसका मतलब क्या है कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन, इसने बोला कि -1 से बड़ा, इसने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लो, इसने 0 के लिए मना कर दिया। तो एक तरीका तो हो गया -1 से इंफिनिटी तक -0। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर पहले हमने ऐसे बोला था कि इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। ठीक है, वो एक नोशन है ये बोलने के लिए कि नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। ऐसा बोलने में कोई बच्चा बोलेगा अच्छा नंबर नहीं है तो फिर ये क्यों यूज़ कर रहे हो? तो इसीलिए ये एज ए नोशन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने कभी भी क्लोज नहीं लगाया ये। ठीक है, इंफिनिटी और -इंफिनिटी पे बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ओपन आएगा। तो उस ओपन आने का रीज़न क्या है? उस ओपन आने का रीज़न ये है कि वो चीज़ कुछ है ही, कोई फाइनाइट नंबर ही नहीं है। अगर मैं इंफिनिटी पे क्लोज लगा दूँ तो मैंने मान लिया कि ये नंबर इस सेट के अंदर है, और जबकि वो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए इंफिनिटी पे बस जैसे ये जो लिखा है ना x > -1, मतलब x -1 से बड़ा है, तो -1 के आगे कहाँ तक जा रहा है? तो इसी बात को ऑल्टरनेट लैंग्वेज में बोलने के लिए हमने क्या बोल दिया कि -1 से इंफिनिटी के बीच में। तो इंफिनिटी जस्ट एक नोशन है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है। तो 14th का आंसर ये हो गया। अब आते हैं भाई 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में कितना हो गया? 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में सबसे पहले न्यूमरेटर वाले 1 को देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर वाले 1 को देखा, कोई दिक्कत नहीं, 1 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम डिनोमिनेटर में आए। डिनोमिनेटर में क्या क्या होना चाहिए? एक तो डिनोमिनेटर डिफाइन होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये सोचेंगे फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट को कहाँ प्रॉब्लम आएगी? तो कहीं नहीं आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन तो R है, उसमें हम x कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड। तो फ्रैक्शनल पार्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड। दूसरा पार्ट क्या था कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, ये ठीक है, वो तो 0 से लेके 1 तक जाता है। 1 नहीं होता, 1 पे ओपन होता है, बट 0 पे तो क्लोज होता है। तो इसके हिसाब से फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? किसी भी नंबर का, जब वो नंबर इंटीजर हो। तो उसका मतलब क्या है कि इसको कहाँ पे दिक्कत होगा? केवल इंटीजर पे। जैसे मैंने x का वैल्यू 5 रखा
तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइन आ जाएगा। बाकी कुछ भी रखो, 7.1, 8.99, -3.22 कुछ भी रखो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आएगा, तो हमेशा डिफाइन है। तो उसका मतलब क्या है कि 15th में तो हम सिंपली सीधे आंसर लिख सकते हैं कि आंसर इज आर माइनस इंटीजर्स। ठीक है, एवरी रियल नंबर विल डू एक्सेप्ट इंटीजर। बस इंटीजर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 15th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में क्या आया, लॉग का टर्म आ गया। ये ठीक है, लॉग में कितनी कंडीशंस आती हैं, टोटल 3। बेस पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस 1 नहीं। तो बेस पॉजिटिव है 5, हाँ पॉजिटिव है। बेस 1 है क्या, तो आंसर इज ना, 5 तो 1 नहीं होता। तो इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं, इसने कोई टेंशन नहीं दिया। अब हम आर्ग्यूमेंट पे आ गए कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है क्या। तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, सम स्टूडेंट्स विल बी टेम्प्टेड टू से कि हाँ फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट नॉन नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। वही सेम ओल्ड स्टोरी जो यहाँ पे था, इसने भी बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। इसने भी ये बोला, लॉग के अंदर 0 नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ x कुछ भी रख सकते हैं, बस इंटीजर मत रखो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो 16th का आंसर कितना हो जाएगा, वापस देखो x बिलोंगिंग टू r माइनस आई। यहाँ पे भी लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू r माइनस आई, वो एक ही बात है, यही डोमेन है। सारे रियल नंबर उठा लिए एक्सेप्ट इंटीजर्स। ठीक है, अगर मान लिया जैसे इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं, 18th क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन होता ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, तो वही अपनी लॉजिक आउटसाइड टू इनसाइड। हम अगर बाहर से चलना शुरू करें तो हमें सबसे पहले कौन मिलेगा, स्क्वायर रूट। उससे हमने पूछा कि बताओ भाई क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, तो बोलेगा है, बिल्कुल है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट क्या बोलेगा, जो भी अंदर लिखा है वो 0 या पॉजिटिव है। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 या पॉजिटिव रहे, तो ये तो होता ही है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 या पॉजिटिव ही होता है। उसका मतलब है यहां कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसका जो डोमेन है ये, ठीक है, इसमें जो डोमेन आएगा वो पूरे का पूरा R आएगा, कोई इंटीजर नहीं हटेगा। ठीक है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लॉग के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, इवन रूट के अंदर पॉजिटिव एंड 0 दोनों चलेगा। लॉग के अंदर 0 नहीं चलेगा, लॉग के अंदर 0 नहीं चलेगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि log 0 1 होता है, तो नहीं, log 1 0 होता है, log 0 अनडिफाइंड होता है, 1 नहीं होता। ये कोई बदला उतारने वाली बात नहीं कि तेरा 1 है तो 0 और 0 है तो 1, ऐसा कुछ नहीं। log 0 अनडिफाइंड होता है, log के अंदर 0 नहीं चलेगा, यहां चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा 17th क्वेश्चन बच गया। अब 17th पे आ गए, 1/log ऑफ समथिंग। ठीक है, अब बोल सकते हैं 1/log ऑफ समथिंग में पहले हमने देखा 1 को कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में log का टर्म है, तो एक तो वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो डिफाइन होना चाहिए खुद। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, दैट इम्प्लाइज log का टर्म 0 कब होता है, जब उसके आर्ग्यूमेंट में 1 आ जाए। उसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 शुड नॉट बी 1। ठीक है, x प्लस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कि डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब log के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, log के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है, 1 नहीं होना चाहिए, है।
आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो लिखना पड़ेगा x+1 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x -1 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि चलो ये कंडीशन हो जाए तो भी चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी चलेगा, नहीं, दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। इसने बोला कि 0 नहीं हो सकता, इसने बोला -1 से इन्फिनिटी तक, कुछ भी ले लो, तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 आएगा क्या, हाँ आएगा, इसलिए हटाना पड़ेगा। अगर मान लिया ये -1 से इन्फिनिटी के बजाय 1 से इन्फिनिटी होता तो मेरे को 0 को हटाने की जरूरत ही नहीं थी। तो कितना आ जाएगा, -1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और जो बार बार कर रहे हैं एक ऐसे कर सकते हैं, -1 से 0 तक गए, यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक गए, दोनों ही की बात है। ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चलेगा। ये था हमारा 17th क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 18th, तो 2 और कर लेते हैं। ठीक है, 19th मान लिया कॉस इनवर्स x² + 1/2x। और 20th ले लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो तुम तो पॉज करो और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आना वापस, मैं चालू करूँ। 19th कॉस इनवर्स ऑफ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ x + 1/x। अब x + 1/x का ग्राफ हमने बना रखा है, और उस टाइम पे हमने ये बताया था कि x + 1/x जो है, x + 1/x या तो -∞ से -2 तक जाता है, या 2 से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो जो इसका हाफ होगा, हाफ ऑफ दिस वैल्यू, वो -∞ से -1 तक जाएगा, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले कर रखा है, हाफ से डिवाइड कर दिया, तो इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाफ से डिवाइड करके -2 का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अब जो कॉस इनवर्स है वो क्या बोलेगा कि मेरी वैल्यू मतलब कॉस इनवर्स को कहाँ पे दिक्कत होगी, उसके जो अंदर चीज आ रही है, कॉस इनवर्स के जो अंदर आ रहा है वो वैल्यू -1 और 1 के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये तो पूरा -1 और 1 के बाहर ही है, ये ठीक है, ये 1 के आगे या -1 के आगे, बस थोड़ी सी रिस्पाइट क्या है कि -1 और 1 भी है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की वजह से केवल ये -1 और 1 पे चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। कॉस इनवर्स का यू शुड रिमेंबर कि कॉस इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो cos x का रेंज होगा। तो cos x का रेंज -1 to 1 होता है, तो इसका वो डोमेन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि केवल ये दो वैल्यूज चलेंगी इसकी। एंड अगेन इफ यू रिमेंबर, तो जब हमने x + 1/x का ग्राफ पढ़ाया था, ये ठीक है, जब वो ग्राफ बनाया था तो हमने बोला था कि x + 1/x की वैल्यू 2 केवल एक जगह होती है, x = 1 पे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। x + 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसकी ये जो वैल्यू 2 आ रही है वो केवल एक ही जगह आएगी, 1 पे, और कहीं नहीं आएगी। तो अभी तो हमने बोला ये दोनों वैल्यू चलेगा, ये वैल्यू बेसिकली यहां से आ रहा है, और ये केवल x = 1 पे आएगा और कहीं नहीं आएगा,
सिमिलरली इसके लिए ये चलेगा और ये केवल -1 पे आता है और कहीं नहीं आता है। तो उसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में डोमेन क्या हो जाएगा, ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज -1 एंड 1, और कुछ नहीं, केवल यही 2 वैल्यूज आएंगी डोमेन में और कुछ भी नहीं आएगा, यही डोमेन हो गया। ठीक है, ये तो मैंने देखो तुम्हें x+1/x की हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व करना बताया, वरना हम प्रोसीजर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, मेथड 2 कैसे करेंगे, अगर हम प्रोसेस से करना चाहें, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी चीज लिखा है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो कॉस इनवर्स की वजह से ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो पूरा तो एक साथ सॉल्व होगा नहीं, तो हमने क्या किया, इसको 2 इनइक्वालिटीज में अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया पलट के, तो हो गया ½ x² + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ से आ जाएगा x² + 1/x ½ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम क्या करना, इस 1 को इधर लेके आओ, एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पहली बात तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि दिस नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ऐसे बोलते हैं कि -1 एंड 1, एंड बोला है, कंडीशन इंपोज किया है कि इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो कंडीशन इंपोज करने का मतलब क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये एक इनइक्वालिटी आ गया, 1 को इधर लेके आओ, एलसीएम लो, वेवी कर्व मेथड से आंसर लिखो। फिर ऐसे इसमें 1 को इधर लेके आओ, एलसीएम लिया, वेवी कर्व मेथड से आंसर लिखा, वो जो 2 आंसर आए उनका इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, तो वो जो इंटरसेक्शन आएगा अगर सही से लोगे तो यही आएगा। यही वो क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी तो यूनियन ले लेते हैं, कभी इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो अगर रट्टा मारना चाहो तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स के केस में तो इंटरसेक्शन आएगा ऐसे लिखने के बाद, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के केस में यूनियन आएगा। और रीजन हमने बता दिया कि कॉस इनवर्स क्या बोलेगा कि ये वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए, ये ठीक है, -1 के आगे होना चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि बहुत आगे निकल जाए, 1 से इधर ही रहना चाहिए। तो ये हम कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि इसके आगे तो चलेगा बट पूरा नहीं चलेगा, इसके इधर ही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ एंड आया। कोसेक इनवर्स में तो हमने क्या बोला कि इसके इधर हो तो भी चलेगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, और 1 के राइट में हो तो भी चलेगा, इसको -1 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तो हमने ऑप्शन दे दिया कि इधर हो चलेगा, इधर हो चलेगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है तो वहाँ पे यूनियन आएगा। ठीक है, दिस वाज आवर 19th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम 20th क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इसको भी हम 2 इनइक्वालिटी में ब्रेक कर दें अलग अलग। ये तो बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये बोल रहा है ऐसे पलट के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी लिखना, सॉल्व करना हमने सिखाया हुआ है। यहां से आ जाएगा x इंफिनिटी और यहां से आ जाएगा x -इंफिनिटी से 1 नहीं आएगा, एक आगे तक जाते हैं लेस देन में तो 2 ओपन आएगा। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर्स। इन दोनों के बीच में फिर एंड लिखा हुआ है, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन। -1 के आगे 2 से पहले, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 क्लोज्ड से 2 ओपन, ये हो गया हमारा आंसर या डोमेन। सो पॉज इट एंड नोट इट डाउन।